गुड मॉर्निंग 8th क्लास स्टूडेंट। आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल की खासियतगढ़ की ऑनलाइन क्लास में आपका मोस्ट वेलकम है। आज का हमारा विषय है सामाजिक अध्ययन, लेसन नंबर 7, देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। ये लेसन था। आज हम इसकी पहले वीडियो तो हम पहले बना चुके थे। आज हम इसकी सेकंड वीडियो पेज नंबर 87 के ऊपर है। यहाँ से हम पढ़ रहे हैं स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ। यहाँ से शुरुआत करते हैं। अब हम इसको पढ़ें। क्या आपको कुछ अंदाज़ा है कि अंग्रेज़ों से पहले यहाँ के बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाता था? क्या आपने कभी सोचा है कि उस समय के बच्चे स्कूल में जाते भी थे या नहीं? और अगर स्कूल थे तो ब्रिटिश शासन के तहत उनका क्या हुआ था? विलियम एडम की रिपोर्ट के अनुसार 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया था। कंपनी ने उन्हें देशी स्कूलों की शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था। एडम ने जो रिपोर्ट तैयार की वह दिलचस्प थी। एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार के 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएँ हैं। यहाँ छोटे छोटे केंद्र थे जिनमें से आमतौर पर 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। फिर भी इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफ़ी बड़ी, यानी 20 लाख से भी ज़्यादा थी। ये पाठशालाएँ संपन्न लोगों द्वारा, स्थानीय समुदायों द्वारा चलाई जा रही थी। कई पाठशालाएँ समय गुरु द्वारा ही प्रारंभ की गई थी। शिक्षा का तरीका काफ़ी लचीला था। आज आप जिन चीज़ों की स्कूलों से उम्मीद करते हैं उनमें से कुछ चीज़ें उस समय की पाठशालाओं में मौजूद थी। बच्चों की फीस निश्चित नहीं थी, छपी हुई किताबें नहीं होती थी, पाठशाला की इमारत अलग से नहीं बनाई जाती थी, बेंच और कुर्सियां भी नहीं होती थी, ब्लैक बोर्ड भी नहीं होते थे, अलग से कक्षाएं लेने, बच्चों की हाजिरी लेने का कोई इंतजाम नहीं होता था, सालाना इम्तिहान और नियमित समय सारणी जैसी कोई व्यवस्था नहीं होती थी। कुछ पाठशालाएँ बरगद की छाँव में चलती थी तो कई गांव के किसी दुकान या मंदिर के कोने में गुरु के घर पर ही बच्चों को पढ़ाया जाता था। बच्चों की फीस उनके माँ बाप की आमदनी के अनुसार तय होती थी। अमीरों को ज़्यादा और गरीबों को कम फीस देनी पड़ती थी। शिक्षा मौखिक होती थी और क्या पढ़ाना है यह बात विद्यार्थियों की ज़रूरतों को देखते हुए गुरु तय करते थे। विद्यार्थियों को अलग कक्षाओं में नहीं बिठाया जाता था, सभी एक जगह एक साथ बैठते थे। अलग अलग सत्र के विद्यार्थियों को के साथ गुरु अलग अलग ढंग से बातें कर लेते थे। एडम ने पाया कि यह लचीली शिक्षा प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफ़ी अनुकूल है। उदाहरण के लिए फसलों की कटाई के समय कक्षाएं बंद हो जाती थी क्योंकि उस समय गांव के बच्चे प्रायः खेतों में काम करने चले जाते थे। कटाई और अनाज निकाल जाने के बाद पाठशाला दोबारा शुरू हो जाती थी। इसका परिणाम यह था कि साधारण काश्तकारों के बच्चे भी पढ़ाई कर सकते थे। आगे आता नई दिनचर्या और नए नियम बने थे। 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था, इसलिए कंपनी के स्थानीय पाठशालाओं के कामकाज के अनेक ज़्यादा दाखिल नहीं दिया गया था। 1854 के बाद कंपनी ने देशी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला किया। कंपनी का मानना था कि इसके लिए मौजूदा व्यवस्था के भीतर ही बदलाव किए जा सकते हैं। कंपनी एक नई दिनचर्या, नए नियम और नियमित निरीक्षणों के जरिए पाठशालाओं को व्यवस्थित करना चाहती थी। इसके लिए क्या किया जा सकता था? कंपनी ने क्या कदम उठाए? इससे पहले तो कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख लिया। इनमें से प्रत्येक पंडित को 4-5 स्कूलों का देख रेख का जिम्मा सौंपा जाता था। पंडितों का काम पाठशालाओं का दौरा करना था और वहां अध्यापन की स्थितियों को सुधार लाना था। प्रत्येक गुरु को निर्देश दिया गया कि वे समय समय पर अपने स्कूल के बारे में रिपोर्ट भेजें और कक्षाओं को नियमित समय सारणी के अनुसार पढ़ाएं। अब अध्यापन पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होगा। विद्यार्थियों की प्रगति को मापने के लिए वार्षिक परीक्षाओं की रूपरेखा तैयार की जाने लगी। विद्यार्थियों से कहा गया कि वे नियमित रूप से शुल्क दें, नियमित रूप से कक्षा में आएँ, तय सीटों पर बैठें और अनुशासन के नियमों का पालन करें। इन नए नियमों की दिनचर्या और एक नतीजा यह भी हुआ, पहले वाली व्यवस्था में गरीब किसानों के बच्चे पाठशालाओं में जा सकते थे क्योंकि शालाओं में समय सारणी काफ़ी लचीली होती गई थी। नई व्यवस्था के अनुशासन की मांग थी कि बच्चे नियमित रूप से स्कूल में आएँ। अब कटाई के मौसम में भी बच्चों को स्कूल में आना जरूरी था, जबकि उस समय गरीब घरों के बच्चे खेतों में काम करने जाया करते थे। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आ पाता तो उसे अनुशासनहीनता माना जाता गया था, यानी बच्चा पढ़ना लिखना नहीं चाहता था। आगे आता है राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची। केवल अंग्रेज अफसर ही भारत में शिक्षा के बारे में नहीं सोच रहे थे,
19वीं सदी की शुरुआत में भारत के विभिन्न भागों में बहुत सारे विचारक शिक्षा के व्यापक प्रसार की जरूरत पर जोर देने लगे थे। यूरोप में आ रहे बदलावों से प्रभावित कुछ भारतीयों का मानना था कि पश्चिमी शिक्षा का भारत में आधुनिकीकरण कर सकती है और उन्हें अंग्रेजों के आह्वान किया कि वे नए स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय खोलें और शिक्षा पर ज़्यादा पैसा खर्च करें। इस दिशा में हुए प्रयासों के बारे में आप अध्ययनों में पढ़ेंगे। और बहुत सारे भारतीय पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध भी थे। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर इस तरह के लोगों में से प्रमुख थे। आगे आता है, लेकिन लोगों का विचार था कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है। महात्मा गांधी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है और वे प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ मानने लगे हैं और अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया। महात्मा गांधी ने कहा कि इस शिक्षा में विश्व बड़ा, यह पापपूर्ण है, इसमें भारतीयों को दास बना दिया, इससे लोगों पर बुरा प्रभाव डाला है। उनके मुताबिक पश्चिम में अभिभूत पश्चिम से आने वाले हर चीज़ का प्रशंसा करने लगे वाले इन संस्थानों में पढ़ने वाले भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करने लगे थे। महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करना चाहते थे। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे शिक्षा संस्थानों को छोड़ दें और अंग्रेजों द्वारा बताए गए अब वे गुलाम बने रहने के लिए तैयार नहीं हैं। महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है। उनके अनुसार सामाजिक परिवेश काट दिया गया और उन्हें अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया गया। उनकी राय में विदेशी भाषा बोलने वाले, स्थानीय संस्कृति से घृणा करने वाले अंग्रेजी शिक्षित भारतीय अपनी जड़ता में जनता से जुड़ने के लिए तौर तरीके भूल चुके थे। महात्मा गांधी जी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय उन्हें केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है। इसमें पाठ्य पुस्तकों पर जोर तो दिया जाता था, लेकिन जीवन के अनुभवों की और व्यवहारिक ज्ञान की ओर कोई ध्यान नहीं था। गांधी जी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए। उनकी राय से केवल साक्षरता यानी पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं होती। इसके लिए तो लोगों को हाथ से काम करना पड़ता है और हुनर सिखाने पड़ते हैं और वह जानना पड़ता है कि विभिन्न चीज़ें किस तरह काम करती है। उनसे उनका मस्तिष्क और समझने की क्षमता दोनों विकसित होंगे। आगे आता है टैगोर का शांति निकेतन। रविंद्रनाथ टैगोर ने यह संस्था 1901 में शुरू की थी। टैगोर जब बच्चे थे तो स्कूल में जाने से बहुत चिढ़ते थे। उनका दम घुटता था। उन्हें स्कूल का माहौल दमनकारी लगता था। टैगोर को ऐसे लगता था कि मानो स्कूल कोई जेल हो, क्योंकि वहाँ बच्चे मनचाहा काम नहीं कर सकते थे। जब दूसरे बच्चे शिक्षक को सुन रहे होते थे, टैगोर का दिमाग कहीं और भटक रहा होता था। कलकत्ता में अपने स्कूल के जीवन के अनुभवों को शिक्षा के बारे में टैगोर के विचारों को काफ़ी प्रभावित किया। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने ऐसा स्कूल खोलने के बारे में सोचा जहाँ बच्चे खुश रह सकें, जहाँ मुक्त और रचनाशील हो, जहाँ वे अपने विचारों आकांक्षाओं को समझ सके। टैगोर को लगता था कि बचपन के समय में आप सीखने का समय होना चाहिए। वह अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था में कड़े और बंधनकारी अनुशासन से मुक्त होना चाहिए। शिक्षक कल्पनाशील हो, बच्चों को समझते हो और उनके अंदर उत्सुकता, जानने की चाह विकसित करने में मदद दें। टैगोर के मुताबिक वर्तमान स्कूल बच्चे की रचनाशीलता, चकित होने के उनके स्वाभाविक गुणों को मार देते हैं। टैगोर का मानना था कि सृजनात्मकता शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश को अपना स्कूल खोलने का फैसला लिया। उन्होंने यह जगह निर्मल शांति से भरी शांति निकेतन दिखाई दी, जहाँ प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपनी स्वाभाविक सृजनात्मकता, मेधा को और विकसित कर सकते थे। बहुत सारे मामले में टैगोर और महात्मा गांधी शिक्षा के बारे में कमोबेश में एक ऐसी राय रखते थे, लेकिन दोनों के बीच फर्क भी थे। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनी व प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। उन्होंने शांति निकेतन में कला, संगीत और नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर भी जोर दिया था। इस प्रकार बहुत सारे लोग इस बारे में सोचने लगे थे कि राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली रूपरेखा क्या होनी चाहिए। कुछ लोग अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था के परिवर्तन चाहते थे। उनका मानना था कि इस व्यवस्था को इस तरह फैलाया जाए कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ने के मौके मिले।
इसके विपरीत बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो वैकल्पिक व्यवस्था चाहते थे ताकि लोगों द्वारा सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय संस्कृति की शिक्षा दी जा सके। कौन तय करे कि सच्चे अर्थों में राष्ट्रीयता क्या होती है, और राष्ट्रीय शिक्षा की वह स्वतंत्रता के बाद भी जारी रही थी। तो ये था हमारा आज का लेसन। ये लेसन आपको सारा पहली वीडियो और सेकंड वीडियो यानी 2 बार आपको पढ़ाया गया है। ये दोनों वीडियो के जो लेसन एक संपूर्ण बनता है, ये आपको दोबारा एक बार पढ़ना है। अगली वीडियो के अंदर आप किससे क्वेश्चन वगैरह करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।